गुड मॉर्निंग अलिफ्यो। आज हम लोग कक्षा 7 विषय हिंदी पार्ट 2 पढ़ेंगे सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में। ठीक है, जो कठिन शब्द है उसको हमने यहाँ नोट कर दिया है। इसको आप लोगों को अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में इसको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी जो के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं, और विष्णु प्रभाकर जी इस अध्याय में विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन से लेखक की मुलाकात पर आधारित एक संस्मरण का वर्णन किया है। वो दोनों को मुलाकात हुई है और उसी पे उन्होंने इस चीज़ को लिखा हुआ है। इस अध्याय में हमें सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के जीवन की एक झलक भी मिलती है। जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, इस पाठ को पढ़ेंगे, तो इसमें उनके जीवन के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त होगी। चलिए, 29 मई 1957 ईस्वी, है ना, बेंगलोर के सांध्य आकाश में श्यामल में घिर आए हैं। सांध्य मतलब शाम का समय, यानी शाम के समय में, है ना, आकाश में बादल हो गया है। घूमते घूमते हमारे अतिथि धनजी भाई सासा बोल उठते हैं, है ना। अतिथि, कोई घर पे आगंतुक आता है तो उसी को अतिथि कहते हैं, है ना। धनजी भाई सासा बोल उठते हैं, रमन इंस्टीट्यूट देखेंगे, है ना, यानी संस्थान रमन, है ना, संस्थान देखेंगे। और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना गाड़ी को एक विशाल और भव्य भवन के अहाते की ओर मोड़ देते हैं। द्वार पर लिखा है, यह आम रास्ता नहीं है। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि अगर कहीं जाना लिखा होता है कि बिना अनुमति के अंदर आना वर्जित है ना। ये रास्ता आम रास्ता नहीं है ना, तो सभी के लिए नहीं है। तो लिखा हुआ था बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है, यानी मना है चाहे निषेध है। मैं हठात उस ओर संकेत करता हूं तो धनजी भाई कहते हैं, हठात मतलब क्या होता है, शासक अचानक संकेत करते हैं। धनजी भाई कहते हैं यह तो विदेशियों के लिए लिखा है, जो विदेश से आते हैं उनके लिए लिखा हुआ है। संस्था हमारी है, हमें कौन रोक सकता है। और बरामदे के पास गाड़ी रोककर वह चपरासी को पुकारते हैं, रमन साहब हैं, उनको बोलो कि हम आए हैं, है ना। कुछ कहूँ कि इससे पूर्व ही देखता हूँ कि अंदर से आकर एक व्यक्ति तेजी से अंग्रेजी में कह रहा, मैं जानता हूँ तुम बिना आज्ञा अंदर आए हो, पर कोई बात नहीं, किसी से कहना मत। मेरे पास 15 मिनट है, माने मेरे पास समय 15 मिनट का है। तुम बिना अनुमति के आ गए हो, बिना आदेश के आ गए हो, है ना, लेकिन इस बात को तुम किसी को बताना मत। हम लोग तीव्र गति से आगे बढ़ जाते हैं। हम विश्वास ही नहीं कर पाए कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रकाश एवं नाद विज्ञान, प्रकाश एवं नाद विज्ञान यानी सावधान होना, है ना, के विशेषज्ञ, नाद विज्ञान सावधान होना के विशेषज्ञ विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन यही है। जो बोले वही है, हमें विश्वास नहीं हुआ। कोट, पतलून, जूता, दक्षिण भारतीय शैली की पगड़ी, नाक कुछ लंबी, बाई ओर का दांत टूटा हुआ, बाह और गले पर से पेट पर से कोट भी फटा हुआ, ये है रमन। यह व्यक्तित्व है इनका यही व्यक्तित्व था, उनकी पहचान यही थी। विचार तीव्र गति से उमड़ते घूमते हैं, इतनी ही तीव्र गति से वे बोले चले जाते हैं। सासा गंभीर होकर वे मेरी ओर मुड़ आते हैं और पूछते हैं, जानते हो मेरा मतलब क्या है। सासा घूमते हैं और
कहते हैं जानते हो मेरा मतलब क्या है? मैं अचकचा कर कहता हूँ, यानी आश्चर्य चौंक कर कहता हूँ जी जी। तभी जसपाल जी हंसते हुए मेरा हाथ दबाते हैं, क्या खाक जानते हो? यह तो उनका तकिया कलाम है। सचमुच उस 1 घंटे में वे अनेक बार इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आरंभ में उन्होंने यानी शुरू में उन्होंने कहा था मेरे पास 15 मिनट का समय है, मात्र 15 मिनट। लेकिन जब हम उनसे विदा लेते हैं तो पता लगता है कि घंटा का कभी का बीत चुका है। 15 मिनट का समय कहते, लेकिन घंटा बहुत पहले बीत चुका है। जल प्रलय के सिद्धांत को व्यर्थता से लेकर पत्तों के कोयले के नाना रूप में रूपांतर, हीरे के निर्माण, नाना धातु, गिरनाइट मतलब व्यर्थता मतलब निरक्ता, और गिरनाइट मतलब एक प्रकार का पत्थर है ना। न जाने इन सब के बारे में वे हम अवैज्ञानिकों को क्या क्या बता देते हैं, है ना। तीव्रता से बोलते रहते हैं, देखो यह है ऑयल डायमंड, यह है इंडस्ट्रियल डायमंड, ये है मोती, चमकते हैं ना ना ना, इन्हें छूना मत। हीरे कोयले की खानों में ही पैदा होते हैं, हीरे कोयले के खानों में ही पैदा होते हैं। पर उनको चमकदार बनाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, तब ये जाकर के कहीं चमकते हैं। तुम तो जानते ही हो कि भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले 2 व्यक्ति थे। अब एक मैं ही जीव थी, इसलिए मेरी मुसीबत है। बीच बीच में ऐसी बातें बताते हैं कि जिनका कोई पूर्वोपरि संबंध यानी पहले पीछे का संबंध नहीं होता, लेकिन अर्थ अवश्य होता है। उनके संग्रहालय में नाना प्रकार के शंख, सीपिया, तितलियों का भंडार, समुद्र के नाना प्रकार के जीव जंतु है। आग्रह पूर्वक वे एक एक वस्तु को दिखाते हैं, निवेदन करने के बाद वे एक एक वस्तु को दिखाते हैं, कहाँ क्या बनाने की उनकी कल्पना है। हमें यह सबसे बड़ी आत्मीयता से समझाते हैं, यानी सबसे बड़ी अपनापन से, अपनापन जैसा वो समझा रहे हैं। और बीच बीच में सासा हमारी ओर मुड़ कर कह उठते हैं, क्या तुम इस बारे में कुछ लिखोगे? मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं लिखोगे। फिर एक क्षण बाद कहते हैं, यदि लिखो तो यह अवश्य लिखना कि ऊपर की मंजिल की खिड़की से चारों ओर का दृश्य मनोरम सुंदर दिखाई देता है ना। और फिर शांत मेघों की तरल छाया में, यानी शाम का समय है ना, हल्की छाया, शाम के समय हल्की छाया में दूर तक फैली हुई हरित वासना, हरा भरा पहाड़ी और ऊंचे वृक्षों को स्निग्ध दृष्टि से देखते हुए कहते हैं, है ना। स्निग्ध दृष्टि से यानी मृदुल चाहे दयालु दृष्टि से देखते हुए कहते हैं, है ना बंगलौर सुंदर। मैं कभी उनकी ओर देखता हूँ, कभी चारों के सौंदर्य पर दृष्टि डालता हूँ। इंस्टीट्यूट के भीतर भी तो सब कुछ सुंदर है, संस्था के भीतर सब कुछ सुंदर है। अचानक दृष्टि ब्लैक बोर्ड पर अटक कर रह जाती है। उस पर विज्ञान के किसी सिद्धांत के बारे में कुछ लिखा है। कह उठता हूँ ना, कितने सुंदर अक्षर है मोती जैसे। वैज्ञानिक रमन मुस्कुराकर कहते हैं, विज्ञान आदमी को सौंदर्य की ही प्रेरणा देता है। विज्ञान आदमी को सौंदर्य की प्रेरणा देता है ना। इसी प्रसंग में सुधीर कहता है, मेरी पुस्तक में आपका चित्र है ना। वे तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, तो तुम विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो। मैं तुमको कुछ ऐसी वस्तुएं दिखाऊंगा जो किसी को दिखाना मैं पसंद नहीं करता। मैं किसी को दिखाना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन मैं तुमको दिखाऊंगा। रमन साहब कहते हैं, मेरे साथ आओ। और वे हमको अपने छोटे से कमरे में ले जाते हैं, जिसमें कई अलमारियां हैं। वे उन्हें खोलते हैं और देखते देखते हमारे सामने नाना प्रकार के अनेक मेडल, अनेक प्रमाण पत्रों का ढेर लगा देते हैं। अनेक मेडलों के बीच में प्रकाश करते हुए नोबेल पुरस्कार के उस भव्य पदक को हम बड़ी उत्सुकता से देखते हैं, जो उन्हें 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए मिला था। उनको नोबेल पुरस्कार सर वेंकट रमन जी को, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को 1930 में
भौतिक विज्ञान में उन्होंने अच्छा कार्य किया था, जिसके चलते उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। श्री रमन ने अपना जीवन भारतीय अर्थ विभाग में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के पद से आरंभ किया था, लेकिन शीघ्र ही वे विज्ञान के क्षेत्र में आ गए और फिर तो विश्व के उच्च कोटि के वैज्ञानिकों की श्रेणी में पहुंचकर ही रुके। जब आदमी का लक्ष्य हो तो वो बहुत ऊंचा तक जा सकता है, तो वही उनका लक्ष्य था। वे अर्थ विभाग में भारतीय अर्थ में जो है असिस्टेंट अकाउंटेंट थे, लेकिन वे शीघ्र ही विज्ञान के क्षेत्र में आगे चले गए, तरक्की पा गए, है ना। उन्होंने विज्ञान की शिक्षा विदेशों में नहीं प्राप्त की, विदेश में नहीं गए थे पढ़ने के लिए, वो इसी देश में, इसी मिट्टी में अपनी महानता की खोज की। समुद्र को देखकर उन्होंने कल्पना की कि स्वच्छ जल में होकर जब प्रकाश चलता है तब प्रकाश के फैलने की प्रक्रिया में नाना रंग उत्पन्न होते हैं, यानी नाना प्रकार के रंग उत्पन्न हो जाते हैं। इनकी इस खोज के बारे में सोचते सोचते न जाने मैं कहाँ खो जाता हूँ कि सासा सुनता हूँ ये कह रहे हैं इस पदक को देखो कितना असुंदर है। सासा झटका लगता है कि भाई ये पदक सुंदर, इसको असुंदर कह रहे हैं, ये सुंदर नहीं है, क्यों? लेकिन जब उस बोर्ड पर लगे हुए पदकों को देखता हूँ तो सचमुच ही उनमें भारत रत्न का पदक असुंदर ही दिखाई देता है। उससे असुंदर एक और पदक है कलकत्ता विश्वविद्यालय का। गलतफहमी न हो, यहाँ भौतिक सौंदर्य की चर्चा है और मैं जानता हूँ उन्होंने इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि कुछ क्षण पहले मैंने अक्षरों के सौंदर्य की प्रशंसा की थी। ना उसके बाद से एकाएक वे बोल उठते हैं, आओ आओ आप लोगों को कुछ और सुंदर वस्तुएं दिखाऊं, और वे तीव्र गति से आगे बढ़ जाते हैं। पीछे पीछे हम भी एक छोटे से कमरे में पहुंचते हैं। विज्ञान के नाना उपकरणों से सजा यह कमरा कुछ ही क्षणों में इंद्रधनुष के प्रकाश से जगमगा उठता है ना। उपकरण मतलब होता है औजार, है ना। आश्चर्य से हम एक दूसरे को देखते हैं, जैसे हम सब रंगों के सागर में तैर रहे हैं, वैसे ही जैसे नाना रंग की परियां बच्चों के स्वप्न संसार में तैरा करती है। प्रकाश तथा रंग के जादूगर रमन है कि कभी शीश दबाते हैं तो कभी वह, और फिर कोट की जेब में हाथ डालकर शस्त्रता की तरह निसंग भाव से मुस्कुराने लगते हैं, और अब वह परावैगनी प्रकाश हमको अलौकिक रूप देता रहता है। काफी कुछ देख चुके हैं, अंत में सोने और हीरे के नाना रूपों को देखते हैं। इस बार वे हिंदी में कहते हैं, सब देखा हो गया, और फिर बोल उठते हैं, मैंने तुम्हें इतना समय दिया, मेरा भी एक काम करना, तुम लोगों को कहीं से हीरे मिले तो मेरे पास भेज देना, ठीक है? अच्छा, और फिर वही शिशु सुलभ शरारत भरी मुस्कान, है ना, यानी बच्चों जैसी सरल मुस्कान। हम भी मुस्कुराते हुए कह देते हैं, अवश्य भेज देंगे, है ना। हम सब छत पर आ गए, विदा लें। इससे पूर्व जसपाल जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपका एक चित्र खींचने की इच्छा है, क्या मैं आपका एक चित्र खींच सकता हूँ? हमारी इच्छा है कि मैं आपका एक तस्वीर खींचूं। वे एकदम तड़प उठते हैं, जैसे दुख से कोई तड़पता है उसी प्रकार से। इस फटे कोट में चित्र खींचोगे, यानी आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं फटा कोट पहनता हूँ? खैर कोई बात नहीं, खींच लो। जसपाल भाई फोटो खींचते हैं, और फिर हम इस आकस्मिक यानी अचानक अद्भुत प्रसंग से अभिभूत, है ना, अत्यधिक प्रभावित कई क्षण मौन रहते हैं, और मौन रहने के बाद वहाँ से चल देते हैं। वे इसी निसंग भाव से हाथ मिलाते हैं, नमस्कार करते हैं, और मुस्कुराते हुए धूमकेतु की तरह जैसे आए थे वैसे ही भीतर चले जाते हैं, यानी तारा, है ना, उच्छल तारा। जब चले जाते हैं तब हमें उनकी उपस्थिति का भान होता है। जब वे चले जाते हैं तो हमें आभास होता है कि वे चले गए। 6 वर्ष बाद आज 1963 मैं सोचता हूँ कि अनुसंधानकर्ता की लगन, वृद्ध की सनक और शिशु की सरलता, इनकी सीमा रेखा कितनी पतली है। इस चित्र में क्या वे एक साथ सरल स्वभाव, कल्पना प्रिय, सद्भावी और आत्म प्रदर्शन प्रिय महत्वाकांक्षी नहीं जान पड़ते? परंतु सच यह है कि जो जितना ऊंचा उठता है वह उतना ही सरल और सहज रहता है।
जो जितना ही ऊपर जाता है उनके रहन सहन सब में सरल, सब चीज सरल रहता है, और वही व्यक्ति आगे जाता है। तो इस जीवनी से हमको यही शिक्षा हम लोग को मिल रही है कि हम लोग को भी अपना स्वभाव सरल रखना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, इसमें जितने भी कठिन शब्द आए हैं उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको आप लोग नोट करके और याद कर लेंगे। ठीक है, फिर इसका क्वेश्चन आंसर जो है अगले पीरियड में हम लोग करेंगे। ओके, धन्यवाद।